वेलकम बैक। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। राकेश जी, विजय जी, आरती जी और समीर जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और अब हम इस दुनिया के सबसे हॉट टॉपिक डोनाल्ड ट्रंप की बात करने जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज शाम क्या करने वाले हैं, यह हालांकि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को ही पता है कि वो क्या करने वाले हैं, और जो वो कहते हैं वो कई बार नहीं करते हैं, और जो करते हैं वो ऐसा अजीबोगरीब होता है जो पूरी दुनिया को परेशान कर देता है। वो काम कम और कारनामे ज्यादा करते हैं। ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का क्या उन्होंने कोई प्लान तैयार कर लिया है? अब से कुछ ही देर के बाद वो दावोस में बोलने वाले हैं और इसी पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। ग्रीनलैंड को लेकर यूरोपीय देश ट्रंप का जबरदस्त विरोध कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप ग्रीनलैंड के नाम पर हर दिन नया प्रोपेगेंडा लेकर आते हैं। ट्रंप के सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर एक मैप उन्होंने शेयर किया। वो मैप इस वक्त हम कहानी कुर्सी के दर्शकों को दिखा रहे हैं। अब आप इसको नक्शे को देखिए। इसमें कनाडा भी अमेरिका का, ग्रीनलैंड भी अमेरिका का, वेनेजुएला भी अमेरिका का इस नक्शे में ऐसा दिखाया गया है। इसके साथ ही ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर एक अलग से पोस्ट शेयर किया। इसमें ग्रीनलैंड की जमीन पर ट्रंप अमेरिकी झंडा फहराते हुए नजर आ रहे हैं। उनके पीछे वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस दिखाई दे रहे हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो दिखाई दे रहे हैं, और उसके बाद फिर वो कहते क्या हैं वो और दिलचस्प होता है। आप सुने एक बयान। I think something's going to happen that's going to be very good for everybody. Nobody's done more for NATO than I have. I think that we will work something out where NATO is going to be very happy and where we're going to be very happy. But we need it for security purposes. We need it for national security and even world security. It's very important. आज दरअसल यूरोप के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है ना, वो रूस और चीन नहीं है। यूरोप के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन बन गए हैं? वो खुद ट्रंप बन गए हैं। वो अपनों के लिए भी बड़ा खतरा बन गए हैं, लेकिन ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैं जो कुछ कर रहा हूं वो नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में कर रहा हूं, और इसी इंटरेस्ट के नाम पर वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं। वो एक के बाद एक ऐसे बयान दे रहे हैं। अब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। वो भी आजकल दावोस में ही थे। उन्होंने वहां से डोनाल्ड ट्रंप को उनकी आलोचना करते हुए कहा कि ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार ट्रंप, फ्रांसीसी शराब पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी देने वाले ट्रंप, बार बार मीडिया के सामने मैक्रों की खिल्ली उड़ाने वाले ट्रंप। मैक्रो ये कह रहे हैं कि फ्रांस की सत्ता, माफ कीजिएगा, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि फ्रांस की सत्ता बस अब कुछ ही दिनों की मेहमान है। इस पर फिर मैक्रो ने क्या पलटवार किया वो भी आपको सुनाएंगे। President Macron saying he will not join the border peace? Nobody wants him because he's going to be out of office very soon. So, that's all right. What I'll do is if they feel like Costo, I'll put a 200% tariff on his wines and champagnes, and he'll join. Emmanuel's not going to be there very long. And, there's no longevity there. He's a friend of mine. He's a nice guy. I like Macron. But he's not going to be there very much longer, and I think, I have meetings with the people that are directly involved. अब धीरे धीरे दरअसल डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं, अच्छा ये मुलाकात बहुत बड़ी दिलचस्प तस्वीर है। ये किसकी मुलाकात हो रही है? ये जी कार्नी और मैक्रो की ये मुलाकात हो रही है, और दोनों एक ही दूध के जले हुए हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप के बयानों के जले हुए हैं। एक नक्शे में कनाडा भी दिखाते रहे हैं। इमैनुअल मैक्रो की मिमिक्री डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं। 200% टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो बात मैक्रो कह रहे हैं कि धीरे धीरे ग्रीनलैंड के बहाने अब पूरा यूरोप जो है वो ट्रंप के खिलाफ आकर खड़ा हो रहा है। समीर जी, नहीं, मुझे लगता है कि दावोस में जो मार्क कार्नी, जो कनाडा के प्रधानमंत्री, उनका जो बयान आया, बहुत इंटरेस्टिंग बयान दिया, और बहुत स्पष्ट कहा कि भाई अमेरिका के दबदबे वाले विश्व व्यवस्था का अंत हो गया है। जिस बात से खुली तौर से बोला, और जिस कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा, जिससे अमेरिका अपना 51वां राज्य बनाने के लिए दबाव डाल रहा था, कनाडा तो अमेरिका पे पूरी तरीके से निर्भर रहा है हर मामले में, चाहे वो सुरक्षा हो, चाहे आर्थिक हित को लेकर हो। अगर कनाडा का प्रधानमंत्री दावोस में खुले मन से अगर ये कहता है कि विश्व व्यवस्था में अब अमेरिका के दबदबे का अंत हो गया है, तो ये सीधा बता रहा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को किस तरीके से ले जा रहा है। जिस तरीके से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, जिस तरीके से फ्रांस के एमिनल मैक्रो बोल रहे हैं, जिस तरीके से जर्मनी का बयान आ रहा है, जिस तरीके से
छोटे छोटे देश जो अमेरिका के ऊपर निर्भर रहते थे, और नाटो के देश अगर अमेरिका के बारे में बोले तो पूरी विश्व व्यवस्था को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो टैरिफ का जो टॉर्चर दुनिया को दिया है और अपने दबदबे के कारण पूरे दुनिया की उथल पुथल उत्पन्न कर दी है। मुझे लग रहा है अब दुनिया में नए वर्ल्ड ऑर्डर बनने की तैयारी हो रही है और भारत इसमें एक बड़ी भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक नई वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा जिसका नेतृत्व भारत और प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी को जिस तरीके से सब फोन कर रहे हैं, सिर्फ जेलस्की नहीं, अगर आप देखें तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री फोन कर रहे हैं, कनाडा के पीएम नरेंद्र मोदी को फोन कर रहे हैं, जर्मनी के लोग का बहुत अच्छा स्टेटमेंट है और सर। सब ये कह रहे हैं कि अब प्रधानमैत्री मोदी को आगे बढ़ के इसकी लीड लेना चाहिए। सर स्पेन का इस मामले में बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। स्पेन ये कह रहा है कि ऐसी उथल पुथल वैश्विक राजनीति के दौर में हमें एक ऐसे पार्टनर की जरूरत है जो अपनी बातों का पक्का हो, जो विश्वसनीय हो। मोदी ने बताया कि बिना अमेरिका के सामने झुके, बिना अमेरिका के सामने झुके, उसके टैरिफ क्या के बिना झुके, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से भारत की इकोनॉमी को स्टेबल किया, आगे बढ़ाया, दूसरे नए आर्थिक मोर्चे खोले, नए मार्केट दुनिया के अंदर देखे, बिना ट्रंप के तमाम आरोपों पर जवाब दिए बिना भारत को जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी आगे लेकर जा रहे हैं, दुनिया के तमाम देशों को एक उदाहरण है कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखिए, अमेरिका के टैरिफ के दबाव पे मत आइए, नए रास्ते खोजिए, नए गठबंधन बनाइए। और भारत ने जिस तरीके से दुनिया में अपने तमाम रिश्ते बनाए, मुझे लग रहा है पूरे दुनिया के लिए उदाहरण है कि प्रधानमंत्री मोदी से सीखकर आप अपने देश को आगे लेके जाइए। एक स्टेटमेंट जो है मैं दर्शकों को सुनाना चाहती हूँ। मार्क कार्नी बहुत बेहतरीन तरीके से इस वक्त ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं और वो ये सिर्फ आलोचना नहीं है, इसमें बाकी देशों को भी वो नसीहत दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? द मिडिल पावर्स मस्ट एक्ट टुगेदर बिकॉज इफ वी आर नॉट एट द टेबल वी आर ऑन द मेन्यू। अब मुझे नहीं पता आप ये सुन पाएंगे नहीं, सुने। Argue the middle powers must act together because if we're not at the table, we're on the menu. ये सबसे बड़ी बात है। अगर आप टेबल पर नहीं है उनके साथ तो फिर आप उनके मेन्यू में होंगे। उनका नक्शा तो डोनाल्ड ट्रंप का नक्शा यही तो बता रहा है। यही बता रहा है। लेकिन देखिए फ्रांस में और कनाडा में बहुत फ़र्क है। हर देश को अलग अलग तरीके से देखना चाहिए। जो झंडे पर को लेकर खड़े हुए वहाँ पे फ्रांस नहीं लिखा ट्रंप साहब ने, वो वेनेजुएला और कनाडा पर उनका दिमाग चल रहा है। कनाडा को तो वो अपना एक और राज्य एक्स्ट्रा बनाना ही चाहते हैं, 51-52वां राज्य बनाना चाहते हैं। वेनेजुएला पर उन्होंने कब्जा कर ही लिया है। कनाडा जो है मोटे तौर पर डिपेंडेंट है यूएस पे। दोनों के बीच जो ट्रेड है वो 75% के करीबन है यूएस का साथ कनाडा का ट्रेड। उसको कार्नी जो है पिछले एक साल में कम करके 75% से 67% पे ले आए हैं। यानी वो लगातार उसकी डिपेंडेंस को कम कर रहे हैं। क्योंकि जब तक वो उनके राष्ट्र के हित में है। जब तक ट्रेड डिपेंडेंस कम नहीं होगी, और वही शायद उनकी नाराजगी की वजह ट्रंप साहब की, क्योंकि वो तो उनके लिए तो सबसे बड़ा रुपया ही है। बिल्कुल तो यदि आप उसके यूएस के साथ ट्रेड को 75 से 67% पे ले आए हैं तो वो नाराजगी ट्रंप साहब की बढ़ती जा रही है। अब क्या कार्नी ऐसा कर सकते हैं? और यूरोप के जो देशों के लिए है ना, हम थोड़ा ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वहाँ पर आप देख रहे हैं क्या यूरोप के देश जो हैं एक साथ खड़े हो पा रहे हैं अमेरिका के खिलाफ? नहीं होते। जर्मनी को देख लीजिए, फ्रांस के बाद जर्मनी सबसे बड़ा एक मुल्क है जो खड़ा होना चाहिए था, वो नहीं खड़ा हुआ। ये मैक्रो साहब के साथ जो हो गया वो 200% टैरिफ उन्होंने लगा दिया है। थोड़े दिन बाद टेबल पर कोई बात सर आप चूंकि यूरोप की बात करें तो उर्सुला का एक जो बयान है, जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है, उर्सुला ये कह रही हैं कि दावोस के ठीक बाद अगले ही वीकेंड में भारत की यात्रा करूंगी। अभी कुछ काम बाकी है। वो कह रहे हैं हम ऐतिहासिक व्यापारिक समझौते के बिल्कुल करीब आ रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि कुछ जो उर्सुला का कहना है कि वास्तव में ये एक ऐसी डील होने जा रही है जो मदर ऑफ ऑल डील्स होने जा रही है। वैश्विक जीडीपी का लगभग 1/4 हिस्सा होगा और ऐसा समझौता होगा जो 2 अरब लोगों का बाजार तैयार करेगा। मतलब यूरोप ये देख रहा है कि हमें भी अमेरिका के साथ अपनी डिपेंडेंसी को धीरे धीरे कम करते जाना है और उसमें भारत एक बहुत बड़ा मीडियम हो सकता है। कम नहीं हुआ है, उसका बड़ा मुद्दा है। वैसे आज की एक इंटरेस्टिंग खबर है, शायद आपको जानकारी होगी कि जब ट्रंप साहब वहां जा रहे थे दावोस एयरफोर्स 1 से, तो वो टेक्निकल ग्लिच आ गई। ग्लिच हुए कहीं और उनके लैंड करना पड़ा, फिर वहां से वापस वाशिंगटन आए। वाशिंगटन से फिर दूसरा जहाज लेकर वो गए। वैसे भी इतने बड़े ट्रंप साहब का जहाज अगर खराब हो जाए, टेक्निकल ग्लिच आ जाए उसमें, इलेक्ट्रिक कुछ सिस्टम में खराब हो गया, खैर वो वहां पहुंच गया। मैं वैसे ही खबर के इतनी हाई लगेगी तो कुछ तो होगा। मैंने एकदम वो भारतीय वाली बात कर दी, टिपिकल इंडियन। लेकिन ये जो मैक्रोन है
वो खुलकर ट्रंप पर हमलावर हैं और इससे चिढ़कर ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का एक प्राइवेट मैसेज सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इस मैसेज में मैक्रों ने ट्रंप को लिखा था कि ईरान और सीरिया को लेकर अमेरिका और फ्रांस की राय एक है, लेकिन ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप जो कर रहे हैं वो यूरोपीय नेताओं के लिए ठीक नहीं दिख रहा। मैक्रो ने ट्रंप को भेजे अपने प्राइवेट मैसेज में यह भी लिखा था कि अगर ट्रंप परमिशन दें तो दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक के बाद G7 के सारे नेताओं के साथ ग्रीनलैंड पर एक मीटिंग कर ली जाए। इस मैसेज में मैक्रो ने ट्रंप को डिनर का भी न्योता दिया, लेकिन ट्रंप ने मैक्रो का मजाक उड़ाने के लिए उनका यह प्राइवेट मैसेज पब्लिक डोमेन में डाल दिया। ऐसे तो पॉलिटिक्स इस पर भी बोलना चाहिए। ये ट्रंप जो है खुल्लम खुल्ला उकसा ही रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं? वो ना दोस्ती भली ना दुश्मनी भली वाला हाल है उनके साथ। देखिए क्या है कि जिस अमेरिकी हित को हथियार बनाकर और ट्रंप पूरी दुनिया में एक हाहाकार मचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें बाहरी विरोध यानी नेटो जैसे संगठन के विरोध के साथ साथ अब ट्रंप के सामने आंतरिक विरोध भी पैदा हो गया है। जब 1 वर्ष का कार्यकाल उनका पूरा हुआ और राष्ट्र का संबोधन के पहले ही अमेरिका में उनके खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया है। जिस ईरान के लोगों को वो प्रोत्साहित कर रहे थे कि अब आप सरकारी संस्थाओं में कब्जा कर लीजिए, वहाँ वाशिंगटन सहित तमाम जगहों पर अमेरिकी लोग ट्रंप के खिलाफ उतर आए हैं। और विरोध का एक बड़ा कारण ये है कि पूरी दुनिया से बैर क्यों लिया जा रहा है, जो ग्लोबल छवि है अमेरिका की उसको क्यों नष्ट किया जा रहा है ट्रंप की तरफ से। तो आप सोचिए किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के लिए जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो होता है आंतरिक विरोध का। तो ट्रंप के लिए जो काल बनने वाला है वो नेटो या भारत या ईरान नहीं बनेगा, उसके लिए काल बनेंगे अपने लोग, क्योंकि जब आंतरिक विरोध पैदा होगा और बढ़ेगा वो ट्रंप के लिए ज़्यादा घातक साबित होगा। तो ट्रंप जो है अभी पूरा बाहरी आभा मंडल दिखा रहे, आंतरिक तौर पे जो विरोध पैदा हो रहा है वो अभी दबा हुआ है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि जब ईरान की तरह अमेरिकी लोग भी ट्रंप के खिलाफ आपको सड़क पर दिखेंगे, तब देखिएगा कि जिनको हम मान के चल रहे कि इनकी हैसियत क्या है, वो देश भी हैसियत वाले नजर आए। ये जो आपने बात कही ना, मैं जरा अपने पीसीआर टीम से निवेदन करूंगी कि एक बाइट और है, एक बयान और है। ये अपनों का ही जो आपने जिक्र किया ना कि उनके अपने ही उनके खिलाफ खड़े होंगे। अमेरिकी राजनीतिज्ञ हैं एमी, उन्होंने ट्रंप की बड़ी बेइज्जती की है। उन्होंने ग्रीनलैंड और ट्रंप में क्या अंतर है ये उन्होंने बताते हुए जो बातें कही है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा ग्रीनलैंड और ट्रंप में क्या अंतर है, बता दूं, ग्रीनलैंड बिकने के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि और इससे पहले कि ट्रंप का कोई चाहने वाला मुझ पर अंडे फेंक दे तो आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अंडे काफी महंगे हैं। अगर ये बयान तैयार है अमेरिकी राजनीतिज्ञ एमी का, वो जरा प्ले करें। दुनिया का दादा है लेकिन घर ही में घिर रहा है। रूस भी तो कह चुका है, रूस भी ये क्लियर कर दिया है कि डेनमार्क का हिस्सा नहीं है ग्रीनलैंड। उन्होंने तो एक तरह से ग्रीनलैंड को इंडिविजुअल एक वो तो लावरोव कह रहे हैं ना कि सर कि यूरोप को कोई खतरा नहीं है रूस से, ना ग्रीनलैंड को कोई खतरा है रूस से। ये सब अमेरिका अपने हित के लिए कर रहा है। हाँ, तो रसिया का आना और ये कहना कि ग्रीनलैंड को आप एक डेनमार्क का हिस्सा समझते हुए आप कहें कि उसे खरीद लेंगे, उसे बर्बाद कर देंगे, हथियार लेंगे, तो ऐसा नहीं है। वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और इंडिपेंडेंट कंट्री निरूपित करने का मतलब है रसिया का कि हम भी उस कंट्री को बचाने के लिए आ सकते हैं। देखिए पुतिन का एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान आया है। पुतिन ने कहा ये यूरोपियन देश जो है कितना भी भूख लें, ट्रंप आएगा तो सब उसके सामने फिर पूछ लाने लग जाएंगे उसके आगे पीछे अपने स्वार्थ के लिए। ये कहीं नहीं जाने वाले, ये सब ट्रंप के सामने पूछ लाएंगे, देख लेना। तो ये यूरोप को आईना दिखाने जैसा जिस तरीके से उसने पुतिन ने कहा यूरोप को कि आप बड़ी बड़ी बातें मन से मत कीजिए, जब ट्रंप आपको धमकी देगा या आपके सामने आएगा तो आप सब पूछ लाओगे अपने स्वार्थ के लिए, और ये हो भी रहा है जिस तरीके से वो तो दिखाया ही था जब सभी वॉशिंगटन डीसी गए थे तो बिल्कुल क्लासरूम में जैसे बच्चे बैठते हैं, बिल्कुल जिस तरह से बिठाया था और जिस तरह से वो बैठे थे। देखिए यूरोप में आज की डेट में कोई ऐसा लीडर नहीं है जो वाकई अपने दम पे कुछ कर पाए। सवाल इशू असल में सिंपल है कि यूएस का जो 38 ट्रिलियन डेट है और उसमें बहुत बड़ा जो तादाद है वो मानते हैं कि अमेरिका इन सब की जो सिक्योरिटी है वो उनके हाथ में है, वो उनका खर्चा चलाते हैं, सबकी सिक्योरिटी उन्होंने अपने सिर पे ली हुई है। और ये कहना कि कनाडा, ग्रीनलैंड वगैरह इनकी भी जितनी डिपेंडेंस रही है, इनफैक्ट ग्रीनलैंड पे तो मिलिट्री बेस है यूएस का, तो ये कहना कि ये बहुत ही इंडिपेंडेंट और सारे नेशंस,
सॉवरेंटी एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, उसमें है, लेकिन इकोनॉमिकली ये सब डिपेंडेंट रहे हैं यूएस पे और अभी है। और जितना ये बेशक अपने आप को मार्क कार्नी ने इनफैक्ट 6 साल देर हो गई कनाडा को या किसी यूरोपियन देश में कोई एक लीडर खड़ा नहीं हुआ जिन्होंने ये कहा हो कि अमेरिका की जो प्रीएमिनेंस थी, अमेरिका की जो सुपर पावर थी, उसमें बहुत बड़ा डेंट लगा है। ये 6 साल पहले बोलना चाहिए था, बहुत देर कर दी। प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका अपने आप को, अपनी प्रीएमिनेंस को बचाने के लिए वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे पूरा कब्जा बनाना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि वेनेजुएला में या लैटिन अमेरिका में चाइना को कोई इन्फ्लुएंस हो, रशिया को कोई इन्फ्लुएंस हो। वेनेजुएला में कितने लोग बोले? बिल्कुल, किसने क्या बोला? वेनेजुएला में इतना कुछ हो गया, मडूरो को हैंड कफ करके ले गए। कौन खड़ा हुआ? यूरोप में से एक नेता खड़ा नहीं हुआ। लेकिन कार्नी ने जो कुछ भी कहा, एक बार जल्दी से मैं वो थोड़ा सा बता देती हूँ क्योंकि वो जानकारी भी दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मिडिल पावर से पुरानी दुनिया के ऑर्डर पर दुख मनाना बंद कर दे। उन्होंने कहा कि दबाव बनाने के लिए नई टैक्टिक्स और डराने धमकाने के विरोध के लिए नए अलायंसेस बनने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बड़ी ताकतों ने इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, टैरिफ को लेवरेज की तरह इस्तेमाल किया है, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को दबाव की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, सप्लाई चेन को कमजोरियों की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। हम और आप किसी के अपने निजी इंटीग्रेशन फायदे के लिए झूठ में नहीं जी सकते। ये तमाम बातें उन्होंने दावोस के प्लेटफॉर्म पे कही, लेकिन हम फिर कह रहे हैं, ये तब तक कह रहे हैं जब तक अभी तक डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे नहीं है दावोस में। वो डोनाल्ड ट्रंप पहुंचते हैं दावोस में और फिर वो क्या कहते हैं उस पर हमारी नजर रहेगी। अच्छा, ग्रीनलैंड पर जंग के बीच हंगेरी ने यूरोपियन यूनियन को झटका दिया है। ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं और इसके खिलाफ यूरोपियन यूनियन के सभी देश ट्रंप का विरोध कर रहे हैं, लेकिन एक देश है हंगरी जो इसे यूरोपियन यूनियन का झगड़ा मानता ही नहीं है। ये देख लें। हंगेरी के विदेश मंत्री का बयान है कि यूरोपियन यूनियन को परेशान किया जा रहा है। विदेश मंत्री पीटर सेजिजार्तो ने कहा कि डेनमार्क और अमेरिका की इस लड़ाई में यूरोपियन यूनियन को कूदना ही नहीं चाहिए। ये उनकी लड़ाई है, उन्हें निपटने देना चाहिए। हंगेरी भी तो यूरोपियन यूनियन का ही सदस्य देश है। एक राय यहां पर भी नहीं है। हालिया कुछ वर्षों में यूरोपियन यूनियन से उसके रिश्तों में खटास देखी जा रही है, कई मुद्दों पर असहमति भी है। अब ग्रीनलैंड के मसले पर हंगेरी ने कैसे किनारा किया वो आप सुने। विजय जी, कहा जा सकता है हंगेरी शायद ये समझता है या जानता है कि उनका स्टेटस क्या है और स्टेटस क्या है, दोनों। नहीं, ईयू के बहुत सारे देश जानते हैं। यदि आप ईयू का पूरा देखेंगे स्ट्रक्चर, तो वो ईयू बना हुआ ही क्यों है? यूं बना हुआ इसलिए है क्योंकि यूनियन कब बनती है कि आप सब कमजोर है, और उस कमजोर में ट्रंप जैसे लोग कैसे तोड़ते हैं ये आप देख लीजिएगा। अभी हंगरी की बात आई है, भले ही वो उसमें आज अलग से बात कर रहा है। जेलेंस्की का मसला देख लीजिए, यूक्रेन का मसला। यूक्रेन पे कितने लोग खड़े हो गए? कोई देश खड़ा हुआ यूक्रेन के साथ? कोई खड़ा नहीं हुआ। और जिस तरह से अमेरिका पहले वो रूस से लड़ा रहा था, फिर रूस से विड्रॉ उसने बैकआउट कर लिया, कोई भी कुछ नहीं बोल रहा। और जेलेंस्की आज कहां पर फंसे हुए हैं? पुतिन और ट्रंप के बीच में यूरोप को समझ ही नहीं आ रहा है कि जाना कहां है, कैसे करना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर आकर बयान देना, और आपने तभी बात कही थी कि अभी दावोस में पहुंचने तो दीजिए बॉस को। तो जब अंकल पहुंचते हैं तो फिर सब लोग कैसे बैठते हैं, कैसे मैटर भी है ना। हंगरी को तो 1 साल की छूट दी ना अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने के लिए। तो वो अपना निजी स्वार्थ देखेगा, अपने देश की इकोनॉमी देखेगा। जब अमेरिका जब पूरे दुनिया पे प्रतिबंध लगा रहा है और हंगरी से कह रहा है कि आपको 1 साल की मैं छूट देता हूं, आप रूस से तेल खरीद सकते हो, तो हंगरी को पता है कि अगर मैं अभी अमेरिका का विरोध करूंगा ग्रीनलैंड को लेके, तो कल अमेरिका मुझ पर बैन लगा देगा कि आप रूस से तेल नहीं खरीद सकते, सैंक्शन लगा देगा। तो यूरोपियन यूनियन के अलग अलग देशों पर अलग अलग टैरिफ लगाकर भी उसको तोड़ सकता है। सबका अपना निजी स्वार्थ है, सबका अपना निजी सेंटर है, सब अपने देश का भविष्य और अपने देश की वर्तमान इकोनॉमी को देख के बिहेव करेंगे। अब ग्रीनलैंड अमेरिका अगर ले लेगा तो हंगरी कह रहा है भाई मैं अपने देश की इकोनॉमी देखूं, मैं अपने देश का भला देखूं, या अमेरिका से पंगा लूं उसका विरोध करके। न मुझे कल को यूरोपियन नेशन बचाने नहीं आएगा। हंगरी को तो जो सपोर्ट अमेरिका को ट्रंप का रहा है, तो वो अपने देश के निजी लाभ को देख के, अपने देश की व्यवस्था को देख के अमेरिका का समर्थन कर रहा है। और ये सिर्फ हंगरी नहीं करेंगे, बाकी तमाम देश भी करेंगे। अभी मैक्रो भी वही फिनलैंड ने भी कल कह दिया, जो फिनलैंड विरोध कर रहा था उस फिनलैंड ने भी कह दिया है कि भाई अमेरिका जो कर रहा है वो दीर्घकालीन रणनीतिक हिसाब से अमेरिका का फैसला होगा। तो फिनलैंड जैसा देश, छोटा सा देश जो 4 दिन पहले अमेरिका का विरोध कर रहा था ग्रीनलैंड को लेकर, आज वो अमेरिका के पक्ष में खड़ा हो रहा है। तो सबके अपने अपने निजी स्वार्थ है, निजी निजी मजबूरियां हैं, और कोई भी आज की तारीख में अपने देश को, अपने देश की जनता को किसी
मैं लगा। इंडिया किसी लफड़े में नहीं डालना चाहता है। दरअसल ट्रंप ने पूरी दुनिया को उलझा दिया है। कोई उन्हें मूडी कहता है, कोई उन्हें पागल कहता है, कोई उन्हें बुली कहता है, कोई ब्लैकमेलर कहता है, लेकिन ट्रंप को गैंगस्टर कहा जा रहा है। और गैंगस्टर कौन कह रहा है? ये किसी साधारण शख्स ने बयान नहीं दिया है। ब्रिटेन की संसद में ट्रंप को गैंगस्टर कहा गया। ब्रिटिश सांसद एड डेवे ने कहा कि ट्रंप दबंग हैं, भ्रष्ट हैं, गैंगस्टर हैं। ये हो सकता है कि ट्रंप ने सोच समझकर ही ये सारा बखेड़ा खड़ा किया हो, क्योंकि चाहे ईरान का मामला हो, ग्रीनलैंड का मामला हो, ट्रंप पूरी दुनिया में हड़कंप मचा रहे हैं, अपने सहयोगियों को भी नहीं बख्श रहे हैं। ऐसे में इस वक्त भारत की तरफ सब बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं। यूरोपियन यूनियन मदर ऑफ डेमोक्रेसी के साथ मदर ऑफ सेकंड डील्स करने जा रहा है। जी हाँ, यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट अगले हफ्ते भारत के दौरे पर आ रही हैं। यहाँ वो ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। दावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उन्होंने इसकी जानकारी दी। ये वैश्विक अस्थिरता के दौर में विजय जी, उम्मीद अगर कहीं पर यूरोप को भी दिखाई दे रही है तो वो भारत में दिखाई दे रही है। इसमें दो चीजें, उम्मीद भी और भरोसा भी। भरोसा भी, अमेरिका के साथ कैसे कोई खड़ा रह सकता है, अमेरिका के खिलाफ भी खड़ा होना हो तो वो भारत के साथ हो सकता है। यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे लीडर्स अभी हमारे 26 जनवरी के प्रोग्राम के लिए भी गेस्ट के तौर पर आ रहे हैं, तो अगले हफ्ते पूरा यूरोपियन यूनियन यहाँ रहेगा और उसमें बड़े फैसले होंगे। और ये ट्रंप से या यूएस से थोड़ा खिसकने का एक रास्ता है कि भारत के साथ मजबूती की जाए। तो वही जो डिपेंडेंस की बात हम पहले कर रहे थे, डिपेंडेंस को कम करने की कोशिश हो रही है और ये मेरे ख्याल से ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ऐसा हो। भारत को इसमें फायदा देखना चाहिए क्योंकि भारत के लिए बहुत मजबूत बात है अमेरिका के साथ जो हमारे रिश्तों में खटास आई है, यूरोपियन यूनियन उनसे डिस्टेंस कर रही है, तो हम एक नए दोस्ती, नए रिश्तों को ज़्यादा मजबूती देनी चाहिए और मुझे लगता है ये बेहतर होगा जो डील की बात कर रही है। जी।